कोसी रिवर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स इट केम अप, तो उसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को। अब इसके बाद आगे आएगी लास्ट रिवर है जिसको हम कहते हैं महानंदा रिवर। ठीक है, लास्ट रिवर है जो कि बाउंड्री बनाती है। ठीक है, लास्ट रिवर है ये जो कि बाउंड्री बनाती है यहाँ पर। जो बार बार कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, देखिए साइड में ना जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं उसके साइड में एक ऑप्शन आता है गोल और एक ऐसे बना हुआ आता है, उसका मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। और अभी के टाइम पे भी रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देख लो ना वहां पे ना साइड में एक ऑप्शन बना हुआ आता है ऐसे करके, एक ऐसे और एक ऐसे करके एक ऑप्शन आता है, दैट मीन्स रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आप लोग देख लिया कीजिए वहां पर। आगे देखेंगे महानंदा रिवर के बारे में। महानंदा रिवर जो है लास्ट थी, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हम लोगों ने कल की क्लास में, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद उसके लिए मैं एक बार, जैसे तो आई होप याद होगा, गंगा रिवर देखा था। गंगा रिवर की राइट एंड लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी, बहुत सारे रिवर्स उसमें देखी। मेजर जो हमारी भारत के रिवर्स हैं जैसे कि यमुना हो गया, ठीक है, दामोदर हो गई, कोसी हो गई, रामगंगा हो गई, इनके बारे में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी यहाँ पर। अब क्या होता है, गंगा रिवर जो है यू ऑल नो, यहाँ उत्तराखंड से निकल के आने के बाद यहाँ से निकली, ऐसे करके ऐसे फ्लो हुई। ठीक है, हुआ ऐसे ही कोर्स बना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा यूपी, ये वाला एरिया यूपी का, बिहार का क्रॉस करने के बाद वेस्ट बंगाल में गई और फिर चली गई बांग्लादेश में। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना अब क्या होगा इधर। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद यहाँ पर एक जगह का नाम है फर्राखा, फर्राखा बैरेज, या फिर फराखा डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो आप। तो फराखा डिस्ट्रिक्ट या फराखा बैरेज पे आने के बाद गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या वर्ड आता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज तो थी जो हमने पढ़ी, राइट और लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने पढ़ ली, बट गंगा रिवर की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी भी होगी। यहाँ पे क्या होगा, गंगा रिवर यहाँ से यहाँ निकल जाएगी बांग्लादेश, और एक रिवर जो हमारे वेस्ट बंगाल में रहेगी, ये वाली रिवर का नाम है हुगली रिवर। कौन सा रिवर है, हुगली, जो कि यहीं पर ही फ्लो करेगी, हुगली रिवर। ये जो हुगली रिवर है ये इसके अंदर यहीं पर ही फ्लो करेगी। और फिर ये जो हुगली रिवर है ये बेसिकली जो है किसके अराउंड बसी हुई है, ये हुगली रिवर बसी हुई है हम जो है कोलकाता के अराउंड, जो हमारा वेस्ट बंगाल में कोलकाता है जिस जो कैपिटल है, उसके अराउंड जो है, पूरी हुगली रिवर के अराउंड कोलकाता जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा रिवर डिवाइड हो गई दो पार्ट में, एक तो हो गया उसका यहाँ पर हुगली रिवर एक इधर हो गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई, और फिर फराखा बैरेज से होते हुए बांग्लादेश में गंगा रिवर चली गई। ठीक है, अब क्या होता है आगे, बांग्लादेश में जाने के बाद जो गंगा रिवर है उसका नाम चेंज हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा रिवर को गंगा नाम से नहीं बुलाया जाता। नाम क्या है गंगा रिवर का, वहां हो जाएगा, लिखिए पद्मा, PADMA, पद्मा जो है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा। और फिर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, बैटरी लो है, एक मिनट। हाँ जी, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में नाम हो जाएगा पद्मा। अब फिर क्या होगा, जैसे आपको बताया था मैंने कि ये तो गंगा हमारे भारत में फ्लो कर रही है, उसके अलावा जो है एक और रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर एक और रिवर है जो कि फ्लो कर रही है। और क्या होगा, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर मिलते हैं तब नाम जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो
जब यहाँ पे आएगी ऐसे फ्लो होते हुए बांग्लादेश में ऐसे मिल जाएगी इसके साथ ही, तब क्या सिचुएशन आएगी कि जो बांग्लादेश है यहाँ पर बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद नाम पड़ जाएगा मेघना, MEGHNA। लिख लीजिए इसको, जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसे लिखो, और यहाँ पे लिख दो ऊपर बांग्लादेश में नाम। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है और ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। एंड व्हेन दीज टू मिक्स हो जाती हैं, तब इसका नाम यहां पर पड़ता है मेघना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताने थे, कल की क्लास में रह गए थे। सो रिमेंबर ऑल दीज छोटे छोटे से फैक्चुअल पॉइंट्स जिन पर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। कहाँ पे कौन से रिवर आ रही है, किस जगह पे मिल रही है, इस टाइप की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद दे आर कॉल्ड एज मेघना। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द गंगा रिवर सिस्टम। तो इतना ही इसके अंदर याद रखिएगा गंगा रिवर सिस्टम में। सो बाय दिस होल, आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये सब चीजों के चलते आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है पूरा गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हमने गंगा की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज और काफी सारी हमारी जो है कंप्लीट करी। अब आप ये पूरा मैप समझ सकते हो। आपको ये जो मैप है आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा समझना कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, सारे पॉइंट्स ही क्लियर हो जाएंगे बेसिकली। ये रही अलकनंदा, अलकनंदा यहाँ से आई, भागीरथी ये रही, अलकनंदा यहाँ पे आई, ऋषिकेश हरिद्वार को क्रॉस करते हुए यूपी में आई। ठीक है, यूपी से होते हुए इलाहाबाद से होते हुए वाराणसी, पटना से होते हुए भागलपुर, ये रहा आपका फर्राखा बैरल जो मैंने आपको बताया था, फर्राखा। अभी फर्राखा के बाद पद्मा नाम है, और हमारे भारत में जो गंगा आ गई है वो है हुगली। यहाँ पर ये रही हुगली, यहाँ पे चली गई है पद्मा, और यहाँ पे आ गई है ब्रह्मपुत्र जिसको कहते हैं जमुना, और मिलने के बाद इनका नाम पड़ गया है मेघना। ये पूरा यहाँ पर हुआ। बीच में हमारे सामने यमुना भी आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे यमुना है। यमुना कौन सी जगह से, कौन सी पीक से निकल रही है? सब लोग एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जो चैट बॉक्स है वहां पे लिख के दिखाइए जरा, कौन सी पीक से निकल रही है? पीक का नाम बताएंगे। यमुना रिवर जो है कौन सी पीक से निकल रही है? पीक का नाम, या ग्लेशियर तो पता है आपको, यमुनोत्री। पीक का नाम लिखिए जरा, जिसको भी याद हो। हाँ जी, बंदर पंच ठीक लिखा आप लोगों ने, जिन्होंने भी लिखा है ठीक लिखा है, बंदर पंच पीक। बंदर पंच पीक से आपको जो है यमुना निकलती हुई नजर आएगी, यहां से होते हुए हरियाणा में जाएगी, दिल्ली आएगी, दिल्ली से होते हुए आगरा, ताजमहल इसी के किनारे है, यमुना से होते हुए ये इलाहाबाद आएगी, मिल जाएगी। बस यमुना में चंबल, सिंध, बेटवा, केन आ गई, आपको दिख रही है। चंबल की भी 3 ट्रिब्यूटरी, बानस, काली सिंध, पार्वती आपको दिख रही है। यमुना के बाद सोन आपको बताई थी मैंने, दामोदर बताई थी आपको मैंने, ये सब यहाँ पर है, सारी रिवर है। आओ लेफ्ट साइड तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सारी रिवर आपको यहाँ पे नजर में आ रही हैं। ये सब रिवर्स जो है आपको इसी वाले पॉइंट पे दिख रही है। और एक आ रही है कोसी। कोसी जो है यहाँ से नहीं आ रही, वो कहाँ से आ रही है भाई? नेपाल से निकल के आ रही है। कोसी रिवर कहाँ से आ रही है? नेपाल से निकल के आ रही है। फिर फराखा बैरेज और फिर डिवीजन। तो ये है पूरा गंगा रिवर सिस्टम। मैप की हेल्प से करो, सब कुछ खुद से बनाओ, मैप बहुत इजी हो जाएगा। कोई पूछ रहा है मैम एट विच प्लेस गंगा ज्वाइंस यमुना। देखो गंगा जो है वो यमुना को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। दिस इज द पोर्शन, यहाँ देखो इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा जो है यमुना, मतलब यमुना गंगा में मिलती है। गंगा तो अपने हिसाब से फ्लो कर रही है, उसमें आकर के जो मिल रही है वो है यमुना। और वो कौन सा पोर्शन है? वो पॉइंट है आपका इलाहाबाद।
ठीक है भाई, ये था पूरा गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड दिस होल टॉपिक ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट रिवर्स पे आए। नेक्स्ट रिवर्स पे आने से पहले आप लोगों ने जो मुझे कल बताया था पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, मैंने वो पूरा टॉपिक देखा आप लोगों का। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। Excuse me, ma'am. 8 है, only 8. If we have Daman 8 जो है, union Daman territories, Haveli है. wait, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli are combined. Yes, they are That's why one. we are having 8 union territories. Eight territories. Yes. Okay, I will tell you the name also, don't worry. 8 union territories के name I am writing here right Excuse from me, the ma'am. starting. Yes. मैं वो कंप्लीट हो गया वो टॉपिक जो पढ़ा रहे थे आप, रिवर सिस्टम. जो गंगा रिवर सिस्टम, ओनली गंगा रिवर सिस्टम, नॉट रिवर सिस्टम, ओनली गंगा रिवर सिस्टम। मैम पहले वही कर लेंगे पूरा रिवर सिस्टम एनालाइज। यार कभी कहते हो कि पॉलिटिकल डिविजन्स वाला बता दो, नहीं कभी मैम, कहते पहले हो वही रिवर कंप्लीट करते थे. ये टॉपिक तो बहुत छोटा है। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया टॉपिक बहुत छोटा है। यू ऑल नो अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। Okay, madam. करो. एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, No. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Excuse me, मैम, आपने जब रिवर उठाया तो उसके साथ लेक्स भी है, पहले वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। पहले तो सब लोग म्यूट करो, एवरीवन म्यूट, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। पर सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, योर सिलेबस फर्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन है। फिजिकल हम लोगों ने कंप्लीट किया, देखा। अब पॉलिटिकल डिवीजन का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स एंड प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ये कहने में कि ये करा दो वो करा दो। इट विल डेफिनेटली वेस्ट योर टाइम। मत टाइम वेस्ट करो उन चीजों में, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो जो पढ़ रहे हो। इधर उधर मत सोचो ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। यहाँ ध्यान दो सिर्फ। पॉलिटिकल डिविजन्स में आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपको सारी यूटीज के नाम पता होने चाहिए, आपको सारी यूटीज की कैपिटल पता होनी चाहिए, स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए, स्टेट्स की कैपिटल पता होनी चाहिए, और इंडिया के बारे में कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। और वो चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फिजिकल फीचर्स में। मैंने काफी सारी चीजें उसी में कवर करा दी है। बट आपका सेपरेट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता रही हूँ। वो लिखिए यहाँ पर 8 यूटीज के नाम, क्योंकि कई बच्चों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि यूटीज कितनी है हमारे पास, 8 है या 9 है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट आइए लद्दाख सेकंड नंबर पे, फिर आइए उसके नीचे चंडीगढ़, फिर उसके नीचे आइए यहाँ पर दिल्ली या न्यू दिल्ली लिख लो उसको। फिर उसके नीचे आइए हमारी और यूनियन टेरिटरीज, उसमें आइए दमन एंड दीव एक साथ है, दादर एंड नागर, ये सब एक साथ है। दमन दीव, दादर एंड नागर, ये दोनों एक साथ हैं। फिर आएंगे पुडुचेरी, पौंडीचेरी नहीं है, पुडुचेरी है। मैम दिल्ली एनसीटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, दिल्ली एनसीटी ऑफ इंडिया लिख दो, एनसीटी ऑफ दिल्ली लिख सकते हो। ओके, आगे अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद लिखेंगे या लास्ट में लक्षद्वीप। तो अब आप लोगों को सबको इसकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए, कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है, कौन सी यूटी की क्या कैपिटल है, कितनी स्टेट्स हैं, कब डिवाइड हुई, कब बनी, ये सब कुछ आपको इसमें जो है बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अंदर यही है, इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरे टॉपिक पे सिर्फ यही चीजें हैं कि कैसे हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमारे इस पूरे इसके अंदर जो भी हमारे पूरा डिवीजन किया है, दैट इज बेसिकली ऑन द लैंग्वेज स्पोकन। लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है उनके बेस पे यहाँ पर जो है वो डिवाइड किया गया है। somebody is asking एक्वायर्ड टेरिटरी कौन कौन सा है। देखो, एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब होता है वो टेरिटरी जो हमने एक्वायर करी है बाकी किसी जगह से। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने पुडुचेरी या पौंडीचेरी पुराना नाम था। पुडुचेरी हम लोगों ने कौन सी कंट्री से एक्वायर की है? पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो पुराना नाम था वो हमने कौन सी? मालदीव्स मैम। नो नो, श्रीलंका। पोर्चुगीज से की है हमने। जो आपकी जो हमारी कैपिटल है, ये हमारी जो स्टेट यूटी है, आई मीन, ये हमने कहां से एक्वायर की है?
मतलब किसके कब्जे में हुआ करती थी, पहले कौन से कब्जे में हुआ करती थी। देखिए जो पौंडीचेरी है वो फ्रांस के कब्जे में हुआ करती थी। जो भी पोर्चुगीज कह रहे हैं दैट इज रॉन्ग। पोर्चुगीज से हमने गोवा को एक्वायर किया है, गोवा अपने अंदर शामिल किया है। जबकि जो पुडुचेरी है वी हैव एक्वायर्ड इट फ्रॉम दी फ्रांस, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हमारी एक एक्वायर्ड टेरिटरी है जिसको हमने एक्वायर किया है बाकी जगह से, ठीक है। फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। अब इसमें जो इस टाइप का एक क्वेश्चन ये आ सकता है, पुडुचेरी के ऊपर कहां से एक्वायर की है, गोवा हमने कहां से किया, पोर्चुगीज से, ये भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा एक हमारी एक्वायर्ड टेरिटरी आती है सिक्किम। सिक्किम आप लोगों ने सुना होगा। इस पे क्या क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, ठीक है। सिक्किम जो है हमारे इंडिया में कब शामिल हुआ है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसको शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सिक्किम को हमारे भारत में जो है वो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA कौन से ईयर में, 1975 में हमारे भारत में एक स्टेट का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और सिक्किम के ऊपर तो आपके एग्जाम हो, चाहे आपका हो चाहे सिविल सर्विसेज का हो, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते हो कि कब इसको शामिल किया है। क्योंकि भारत में जो स्टेट्स बनी हैं वो स्टेट्स आज के समय में आप 28 देख रहे हो, बट एक्चुअली में वो 28 नहीं थी, वो 28 बनी है बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम बाद करते करते सारी स्टेट्स और यूटीज धीरे धीरे करके आज के समय में आपको 28 दिख रही है, ठीक है। सिक्किम में क्या हुआ करता था, सिक्किम में जो है प्रॉपरली एक राजा हुआ करता था जिसको कहा जाता था चोग्याल। ये क्वेश्चन KBC में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था कि चोग्याल जो है, वहां के राजा को चोग्याल कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी स्टेट हुआ करती थी, कंट्री हुआ करती थी जहां पे उस वहां के राजा को चोग्याल कहा जाता था। तो आंसर वाज सिक्किम, उस KBC के उस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो जब वहां के चोग्याल और लोगों के साथ एक कराया गया रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, पीपल्स वोटिंग, लोगों के साथ वोटिंग कराना, मतलब जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब उनसे वोटिंग कराना, सीधा बताना है कि आपको भारत में शामिल हो रहा है या नहीं होना है, यस और नो में सीधा आंसर। तो जब सिक्किम के लोगों से यस और नो किया गया, रेफरेंडम कराया गया, तो फाइनली दे वोटेड कि हमें इंडिया में शामिल होना है। तो इंडिया में शामिल हो गया कब, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू हमारे इंडिया में इसको शामिल कर लिया गया। याद रखिएगा ये पॉइंट। अब इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स मैं लिखवाना चाहूंगी आपको आपके नोट्स में, बहुत सिंपल तरीके से 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगी, लिख दीजिए उसको और ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये सब मैं रब कर रही हूँ, जो आपके सामने लिखा है ये सब रब कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगला लिखवाना है मुझे, तो मैं ये रब कर रही हूँ। हाँ जी जी मैम, जो सिक्किम है ये इस पे चोगल्स राज करते थे, फिर रेफरेंडम हुआ यहाँ पे, फिर ये इंडिया से मर्ज हुई। हाँ, तो चाइना हाँ। इसको डिस्प्यूट टेरिटरी क्यों मानता है? चाइना इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिल्कुल नहीं मानता। चाइना के मानने से कुछ नहीं, हमारा भारत है, भारत के अंदर सिक्किम को प्रॉपर एक टेरिटरी माना जाता है, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी इसको नहीं कहा जाता। सिक्किम इज आर टेरिटरी, हमारे हिस्से में ही आता है, इसको कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहा जाता। लिखिए इसके अंदर आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब हुआ ये कि आपको मैं 3 कमीशंस के नाम लिखवाऊंगी, इसको लिखिए। 3 कमीशंस के नेम आपको लिखने हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी कमीशंस थी जो इकट्ठे की गई, जिसके थ्रू आज के टाइम पे आप डिविजन्स देखते हो बहुत सारी। पहले की नहीं थी, आज आप देखते हो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है। 28 की 29 भी हुई, ये 8 की 9 भी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो ये कैसे हुआ, स्टार्टिंग इसका थोड़ा सा लिखिए। सबसे पहली कमीशन आती है धार कमीशन,
सबसे पहली कमीशन भारत में धार कमीशन बनाई जाती है। धार कमीशन जो है वो बनाई जाती है, एक पर्सन थे S.K. धार, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे S.K. धार, उस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था और उनको बोला था कि भाई आप अब जो है हमारी स्टेट्स को डिवाइड करो, रीऑर्गेनाइज करो बेसिकली। इसका नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। आप स्टेट्स को क्या करो भाई, रीऑर्गेनाइज करो। तो यहाँ पर उनको जो है धार कमीशन को ये ड्यूटी दी गई कि आप जो है हमारी इतनी सारी स्टेट्स हैं वो उनको आप रीऑर्गेनाइज करो। तो इन्होंने ये बोला कि रीऑर्गेनाइज करने का जो सिलसिला है हम जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहे। मैंने कट कर दिया ना यहाँ पर, मतलब इनका कहना था कि हम लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड नहीं करेंगे, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो साउथ इंडिया के लोग थे वहां से बहुत डिमांड आ रही थी कि स्टेट्स को डिवाइड किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। जो तेलुगु बोलते हैं, मद्रासी बोलते हैं, उनको सेपरेट किया जाए, ऐसा उनकी डिमांड आ रही थी। तो ये कमीशन आई, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया। ये आती है 1948 में, आजादी के 1 साल बाद ऐसा होता है। फिर आती है सेकंड कमीशन, इसी लिस्ट में आती है सेकंड, JVP। बहुत इंपॉर्टेंट है ये JVP कमेटी। जे से कौन है भाई, जवाहरलाल नेहरू। वी से हैं वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल। और पी से लिखिए नाम, पट्टाभी सीता राम्या। ये 3 पर्सन्स आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जिसको कंबाइनिंगली हम जो है JVP कह देते हैं। ये कमेटी आती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1949, सॉरी इसको ठीक कीजिए, यहाँ पर 1949 है। 1949 में तीसरी कमेटी आती है और ये भी कह देती है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे जो है रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। ये भी ये बात कह देती है, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि साउथ इंडिया में बहुत जबरदस्त जो है उबाल उठ रहा था। वहां पे जो है वो कह रहे थे कि भाई हमें जो है आंध्र प्रदेश अलग करके दो, हमें जो है जो आंध्र प्रदेश में जो मद्रास और तेलुगु बोलते हैं उनको सेपरेट कर दो, ये हो रहा था। और वहां के जो है बहुत जबरदस्त जो है स्ट्राइक चल रही थी, भूख हड़ताल पे लोग आ गए थे वहां पर। और वहां पे भूख हड़ताल की वजह से एक कांग्रेस के एक पर्सन थे, उन्होंने 56 दिनों की 56 डेज की हंगर स्ट्राइक करी थी और फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो इसके चलते बहुत ज्यादा बवाल मचा था साउथ इंडिया में। तो फाइनली सरकार ने क्या किया, पहली स्टेट कौन सी थी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सेपरेट किया। आंध्र प्रदेश को भाई मान ली लोगों की बातें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा भड़क रहे थे इस चीज को लेके, तो यहाँ पे फाइनली मान ली गई बात और आंध्र प्रदेश को यहाँ पर सेपरेट किया, जबरदस्ती हुआ। कब किया, 1953। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू बी मेड ऑन द लिंग्विस्टिक पैटर्न। पहली ऐसी कौन सी स्टेट है जो लैंग्वेज के बेस पे अलग हुई है, तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज के बेसिस पे इसको अलग किया गया, तेलुगु बोलने वालों को अलग और मद्रासी लैंग्वेज बोलने वालों को अलग कर दिया गया। मद्रास से तेलुगु बोलने वालों को अलग कर दिया, बेसिकली आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बन गई। अब जब आपको पता ही एक बात तो कि जब एक स्टेट ऐसे हो गई सेपरेट, तो बाकी स्टेट भी बात बोलेंगी, भाई हमें भी सेपरेट करो। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी उठ गए कि गुजराती बोलने वालों को अलग करो और मराठी बोलने वालों को अलग करो। ऐसे करते करते पूरे देश में ये बात और फैलने लगी कि भाई अलग करो सबको, जो है हमें ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे इनको अलग करते जाओ। तो फाइनली फिर एक और कमेटी हमारे सामने आती है, थर्ड कमेटी, जो लास्ट कमेटी है, नाम लिखिए फैजल अली कमेटी। तीसरी कमेटी और द लास्ट कमेटी फैजल अली कमेटी कमीशन लिखो। यहां से फाइनली जो है इनको अलग किया जाता है। फैजल अली की कमेटी की रिपोर्ट आती है, कब आती है भाई, 1956 में इसकी रिपोर्ट तैयार होकर आती है।
और ये कहती है कि ठीक है, अब आप क्या कर दो भाई, लैंग्वेज के बेसिस पे आप लोगों को, मतलब आप स्टेट्स को डिवाइड कर दो, कोई समस्या नहीं है। ये कर दिया उन्होंने, और फाइनली यहाँ पर इन्होंने अपने तरीके से डिवाइड कर दिया। तो इसमें याद क्या रखना है, पहले तो फैजल अली का नाम याद रखना है, ये हेड थे, मतलब इस कमेटी के चेयरमैन थे। उसके अलावा इनके साथ 2 पर्सन और थे फैजल अली के साथ ही, नाम इंपॉर्टेंट है, लिखिए उनके, के एम पानीकर, के एम पानीकर, और लास्ट है एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू। ये लोग हैं जो कि डिवाइड हो जाते, सॉरी इनके साथ होते हैं, फैजल अली के साथ। और फाइनली यहाँ पे जो है हमारे भारत में इस बात को मान लिया जाता है कि अब हम स्टेट्स को जो है डिवाइड करेंगे, और नया एक्ट भारत में लाया जाता है, जिस एक्ट का नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में फाइनली एक्ट लाते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल मैप जो इंडिया का है वो बिल्कुल बदल जाता है। पहले जो स्टेट्स एक साथ हुआ करती थी, अब स्टेट्स को डिवीजन मिल जाती है, सब स्टेट्स डिवाइड हो जाती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल बॉम्बे, बॉम्बे जो है आज के समय में मुंबई है, बॉम्बे जो है वो एक हुआ करता था, पर आज के समय में बॉम्बे को ही डिवाइड कर दिया। बॉम्बे में से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, गुजराती बोलने वाले गुजरात में, डिवाइड कर दिया इनको। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सबको डिवाइड कर दिया गया, सारी स्टेट्स को अलग अलग यहाँ पर कर दिया गया। तो सबसे पहले जो हमारी नॉर्थ की स्टेट्स आती हैं, हमारे इंडिया में जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, वो यहाँ पे कौन कौन सी है, ये रब कर रही हूं मैं, सारा कुछ जो आपके सामने लिखा है सब रब कर रही हूं मैं। अब आप लिखेंगे कि भारत में नॉर्थ की स्टेट्स कौन सी है, स्टेट्स और यूटीज। नॉर्थ में यूटीज और स्टेट्स कौन सी हैं, एक तो हमारी जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हमारी आती है इसके बाद पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये सब हमारी आती है नॉर्थ की साइड में। ये सब आप किस में लिखोगे, नॉर्थ की साइड में ही सारी लिखोगे इनके नाम, ठीक है। उत्तराखंड भी लिखिए इसके अंदर, यूके लिख रही हूं मैं, आप समझ जाइएगा, यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इसके अंदर कि पंजाब और हरियाणा की सेम ही कैपिटल है चंडीगढ़, इसके बारे में आप जानते हैं कि सेम ही कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। अब इसके बाद आते हैं वेस्ट साइड में, ये तो था नॉर्थ की हमारी सारी स्टेट्स, हमारे नॉर्थ में जो है तो इसको आगे लिखेंगे वेस्ट, नॉर्थ के बाद, वैसे आप लोग ये मैप में देख चुके हो, बट मैं यहाँ पर फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी सिर्फ। फिर आप थोड़ा सा नॉर्थ के बाद आओ सेंटर की साइड, सेंटर में आपके सामने आती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल ही सेंटर में है, बिल्कुल भारत के बीचों बीच बसी हुई है। फिर आप आओ वेस्ट की साइड, वेस्ट में आपके सामने आएगी राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये आपकी 4 स्टेट्स आएंगी वेस्ट में। फिर उसके बाद आओ, वेस्ट के बाद आओ आप ईस्ट में, ईस्ट में आपके सामने आएगी ओडिशा, आप आज के ना समय में उसका नाम ओडिशा है, ओडिशा लिखोगे इसको। फिर आएगी बिहार, फिर आएगी झारखंड, और एक रह गई वेस्ट बंगाल। ये आएंगी आपकी 4 स्टेट्स। फिर आप आओ नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न, इसमें आपकी आने वाली है 7 सिस्टर्स, जिनको हम कंबाइंडली कहते हैं 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा तो मैप रखो अपने सामने, मैप रखो, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 7 सिस्टर्स कौन कौन सी है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मैं एपी लिख रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश लिखना। फिर आएगी त्रिपुरा,
मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब इन 7 सिस्टर्स का, 7 बहनों का एक भाई है, 1 इनका ब्रदर है, इनका एक ब्रो है। कौन है इनका ब्रो? लिखिए सिक्किम। सिक्किम इनका भाई है, सिक्किम इनको अलग है, बस ये इनका पार्ट नहीं है, बट इनका भाई कहलाता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है साउथ इंडिया। अब बच गई साउथ की सिर्फ स्टेट्स। साउथ इंडिया में हमारी कौन कौन सी आती हैं?